Hello guys, welcome back to StockGap Solutions. So our today's section will be the polity section of April 2021. So this is the continuation of the current affairs series guys. And so our first topic today is Justice N.V. Ramanna, the next CJI. So wait a second. So as you know, Justice N.V. Ramanna, the next CJI of India. So why it is in news? Because the President of India appointed Justice N.V. Ramanna as our next CJI. So अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई एंड अदर जजेस. सो जो सीजीआई और अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं हमारे अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 and constitution of appointment of CGI. So the constitution of India does not have any specific provision for criteria and procedure for appointment of CGI. So constitution हमारा specifically does not say anything for the appointment. So the article 124 clause 1 and the 2008 amendment of the Indian Constitution states that there shall be a Supreme Court of India consisting of CJI and number of judges as prescribed by the Parliament. So guys, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक CJI होंगे एंड अदर जजेस भी होंगे जो टाइम टू टाइम हमारा पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगा. सो नंबर ऑफ जजेस को कितना रखना है यह पार्लियामेंट के पास पावर है. Then initially the prescribed number of judges was 7 excluding CGI. So continually it was 8. And now at present time there are 34 judges including the CGI. The closest mention in the article is 126. और ये डील करता है गाइज हमारे एक्टिंग CGI के साथ. Point noted, not CGI, it's acting CGI. सो नाउ कन्वेंशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीजीआई. सो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है नहीं तो हमको किसी ना किसी तरीके से अपॉइंटमेंट करना होगा, तो काफी टाइम से जो कन्वेंशन चला आ रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं. सो व्हेन द इनकम्बेंट सीजीआई रिटायर्स, सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 65. द सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो हमारे सीजीआई अपॉइंट हो जाते हैं. सो गाइस ये यूजुअली हमको बहुत पहले से पता होता है कि हमारे नेक्स्ट 2-3 साल के सीजीआई कौन बनने वाले हैं, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वही नेक्स्ट सीजीआई बनते हैं. एंड गाइस इसकी जो सीनियरिटी होती है वो एज से डिफाइन नहीं होती है. दैट डिफाइन किया आपने एपेक्स कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में और सम एपेक्स हाई कोर्ट्स, तो वहां पे आपने कितना टाइम सर्व किया है, दैट डिफाइंस योर सीनियरिटी. Then salary and allowance of CGI and other judges. So the Constitution of India given the power to Parliament to decide the salaries, allowances, privilege, leave and pension of the judges. इसमें आपका दोनों जज और सीजीआई दोनों का इंक्लूड हो जाता है गाइस. ये पार्लियामेंट के पास पावर होता है. However, his terms and conditions cannot alter to their disadvantage after they get appointed. अब इसमें ये कंडीशन है कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है, तो वो अपने यूज से, अपने बेनिफिट के लिए इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते. एक बार अगर आपने अपॉइंटमेंट कर लिया तो उसके बाद आप उनको डिसएडवांटेज नहीं कर सकते. मतलब आप उनके सैलरीज, अलावेंसेज एंड अदर थिंग्स आप उनको कम नहीं कर सकते. यू कैन रेज इट. एंड हाँ, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो गाइस अभी तक तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी आया नहीं है, बट इफ सच थिंग्स हैपन तो हम उनके जो सैलरीज है उसको कम कर सकते हैं. देन द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ सीजीआई. So CGI is the first among the equals in the Supreme Court. He has the exclusive prerogative to allocate cases and constitute the benches. And he is known as the master of the roster. So guys, CGI को master of the roster क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास exclusive powers होते हैं उनके पास में कि वो कौन कौन सी केसेस कौन सुनेगा, किसको allocate करने हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बननी है उसे किस को इन्वॉल्व करना है, कैसे बनाना है, ये सब हमारे सीजीआई करते हैं. So the Chief Justice decides the number of judges that will hear a case. Thus, he can influence the judgment by simply choosing judges favoring a particular outcome. So guys, this is kind of a criticism कि अगर CGI का मन किया तो वो अपनी पसंद के जजेस को चूज कर सकते हैं उसमें. The CGI can exercise such administrative powers without collegium consensus. Further, he/she cannot state any reason for such change. और उनको ऐसा करने के लिए कोई रीजन स्पेसिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के अकॉर्डिंग. सो नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट ऑफिशियल्स एंड जनरल एंड मिसलेनियस मैटर्स रिलेटिंग टू द सुपरविजन एंड फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो गाइस जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कोर्ट्स होते हैं उसमें जजेस, लॉयर्स, इन सब के अलावा कुछ स्टाफ भी होता है जो अलग अलग काम करने के लिए रखा जाता है. तो सीजीआई के पास ये पावर भी होता है कि जो भी पर्टिकुलर काम होगा
कोर्ट ऑफिसर्स का, उसके ऑफिशियल्स और जनरल्स को जो रिक्रूट करने का काम होता है, अपॉइंट करने का काम होता है, वो भी सीजीआई कर सकते हैं. Okay guys, so this topic ends here. Now we come to the second topic, that's the bar move tradition of Jammu and Kashmir. So why is it in news? Guys, because Jammu and Kashmir में JNK में बहुत पहले से, सालों पहले से एक ट्रेडिशन था जिसे हम दरबार मूव ट्रेडिशन कहते थे, उसको इस साल डिसकंटिन्यू कर दिया गया. So about Darbar Move tradition, so Darbar Move is the name of the biannual shift of the secretariat and all other government officials between Jammu and Kashmir. So होता क्या था गाइस कि जैसा कि हमको पता है JNK का दो कैपिटल्स होता है, तो समर में उसका कैपिटल दूसरा होता है एंड विंटर में उसका कैपिटल दूसरा होता है. सो जैसे कि समर आता है तो जितना भी समर और विंटर दोनों टाइम पे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप टाइम टू टाइम शिफ्ट करते हैं. ओके, सो फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर एंड वाइस वर्सा इन विंटर्स. तो समर में तो हम जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट कर देते हैं एंड देन विंटर जैसे ही आता है उसको वापस शिफ्ट कर देते हैं. दिस इज डन एज JNK हैज टू कैपिटल्स. ओके, एज आई टोल्ड यू कि उसका समर और विंटर में अलग अलग कैपिटल होता है. सो इसको स्टार्ट किसने किया? तो इसका ओरिजिन 1872 में गाइस डोगरा किंग महाराजा रणवीर सिंह ने किया था. एंड इस प्रैक्टिस को उन्होंने क्यों किया? जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो लोगों कश्मीर लोगों के डोर स्टेप पे आ जाए. जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर हो जाएगा दो कैपिटल्स के बीच में, तो अगर यहाँ पे कोई बंदा है तो उसको सारा अपना काम करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा. सो टू मेक दैट थिंग कन्वीनियंट, ये स्टार्ट किया गया था. एंड देन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ऑन दरबार मूव. तो इसके लिए जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उसने क्या कहा? सो फर्स्टली JNK हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस ट्रेडिशन का कोई लीगल या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है नहीं. ऑब्वियसली गाइज, अब 1872 में कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बना के तो स्टार्ट किया नहीं गया था. सेकेंडली, द प्रैक्टिस जो है ऐसा, अब आप खुद सोचिए कि आप सारा रिकॉर्ड उठा के एक दूसरी जगह दूसरी लेके जाएंगे या फिर दोबारा से उसको उसी साल में दूसरी जगह लेके जाएंगे, तो इससे रिसोर्सेज का कितना ज्यादा वेस्टेज होता है. तो कोर्ट ने बोला कि आप ये जितना भी रिसोर्सेज है, जितना मनी है, जितना भी आपका एनर्जी है, इसको आप अदर कामों में भी लगा सकते हैं, लाइक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द people. So guys, this ends here. The center released new guidelines for OCI card holders. So OCI card holders के लिए, overseas citizens of India के लिए सेंटर ने नए गाइडलाइंस इशू किए हैं. तो जो करंट प्रोसीजर्स थे वो क्या थे? सो गाइस, जो OCI कार्ड जो इशू किया जाता है उसको दो बार री इशू कराना पड़ता है. एक होता है वो 20 ईयर्स पे, एक होता है 50 ईयर्स पे. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि 20 और 50 ईयर्स पे कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो फेस में चेंजेस होते हैं, आपका बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए उसको दो बार कराना पड़ता था. ओके, एंड अभी न्यू गाइडलाइंस क्या है कि एक बंदे का अगर आपका 20 ईयर से पहले अगर OCI बन गया है तो उसको 20 साल पे उसको री इशू कराना पड़ेगा, और अगर उसका 20 साल के लेटर बना है तो अब उसको दोबारा से कोई री इशू नहीं कराना पड़ेगा. ओके, एंड अदर न्यू गाइडलाइंस आर टू अपडेट द डेटा रिगार्डिंग न्यू पासपोर्ट्स ऑब्टेन्ड बाय OCI कार्ड होल्डर्स. अगर मान लीजिए कि OCI कार्ड होल्डर ने कोई न्यू पासपोर्ट अपना एक्वायर किया है, तो उसके लिए उसको अपना एक फोटो कॉपी जरूर वहां पे अपलोड करना पड़ेगा. एंड ओके राइट, हाँ, उसको अगर उसने पासपोर्ट अपना रीन्यू कराया है या कुछ भी कराया है तो उसके लिए उसको एक बार 20 और एक बार 50 जैसा कि होता है वैसा ही करना पड़ेगा. एंड देन OCI कार्ड होल्डर शैल अपलोड द डॉक्यूमेंट्स विद इन द 3 months. तो गाइज, अगर उसने अपना पासपोर्ट करा लिया है तो उसके 3 महीने के अंदर उसको दोबारा से इसको वहां पे अपलोड कराना पड़ेगा. However, the spouses of OCI card holders will have to upload a copy of their passport along with a declaration whenever the new passport is issued. तो जो स्पाउसेस हैं OCI कार्ड होल्डर्स के, उनको भी अपलोड करना पड़ेगा उनके एक पासपोर्ट का कॉपी, जिसमें डिक्लेरेशन भी होगा कि जब भी ये न्यू पासपोर्ट इशू किया गया है. द डिक्लेरेशन हैज टू इंक्लूड दैट देयर मैरिज इज स्टिल सब्सिस्टिंग. अब डिक्लेरेशन में भी ये इंक्लूड करना पड़ेगा कि उन दोनों का जो मैरिज है OCI कार्ड होल्डर का और उसके स्पाउस का, वो अभी भी सब्सिस्टिंग है. देन हु कैन अप्लाई फॉर एन OCI कार्ड? सो गाइस, इतना सारा, इतना इशू है, इतना लॉज है, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि OCI के लिए इनफैक्ट अप्लाई कर कौन कौन सकता है. तो उसका पहला कंडीशन है जो फॉरेन नेशनल जो सिटीजन थे एट द टाइम और एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950. तो इस टाइम पे या इस टाइम के बाद में अगर कोई इंडिया का सिटीजन था तो वो अप्लाई कर सकता है. फॉरेन नेशनल एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950. सो 26 जनवरी 1950 के बाद में जो भी आपका सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल है वो आपका OCI के लिए भी अप्लाई कर सकता है.
Then a foreigner who belonged to a territory that became a part of India after 15th August 1947. तो 15th अगस्त 1947 के बाद अगर हमने कोई टेरिटरी एक्वायर किया है और वो फॉरेनर उसको बिलोंग करता है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है. Then a foreign national who is a child or a grandchild or a great grandchild of such a citizen, अगर कोई ऐसा सिटीजन है हमारा तो उसका बच्चा चाइल्ड उसका पोता या पोती और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है. Then a foreign who's a minor child and whose both parents are citizen of India or one of the parents is citizen of India. तो ऐसा कोई चाइल्ड जो माइनर है लेकिन उसके मम्मी पापा में से या तो दोनों ही या कोई भी एक इंसान हमारे यहाँ का सिटीजन है. Then besides a spouse of foreign origin of a citizen of India or a spouse of foreign origin of an OCI card holder is also eligible. तो मान लीजिए हमारे यहाँ का कोई सिटीजन है और उसका कोई स्पाउस है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है. एंड अगर हमारे यहाँ का कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है उसका कोई स्पाउस है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है. बट देयर मैरिज हैज टू बी रजिस्टर्ड एंड हैज अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years. बट इसका कंडीशन ये है कि उन दोनों का जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए. Then note, if the applicant has ever been a citizen of Pakistan or Bangladesh. So guys, ये तो conditions हो गई कौन कौन अप्लाई कर सकता है. But there is a condition also कि अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के कभी कोई सिटीजन रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते. सो इतना माथापच्ची हमने किया, इतना सारा कंडीशंस देख लिया. अब इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे तभी तो लोग इसके लिए इतना सारा ये सब करते हैं. So benefits of OCI card holders are OCI card holder can enter multiple times or get a multi-purpose lifelong visa उनको मिल जाता है to visit India. फर्दर वो एग्जेम्प्ट होते हैं फ्रॉम रजिस्टरिंग विद फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO से उनको एग्जेम्पशन मिल जाता है. देन अगर कोई इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है OCI पे पीरियड ऑफ 5 ईयर तो वो अपना सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है. थर्ड, अगर कोई OCI कार्ड होल्डर है तो वो बैंक अकाउंट खोल सकता है, हालांकि वो स्पेशल बैंक अकाउंट होंगे और वो नॉन फार्म प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है लेकिन और उसके साथ में वो अपना पैन नंबर भी रख सकता है. पर इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे कि जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते और वो एग्रीकल्चर या फार्म लैंड नहीं खरीद सकते. गाइस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंडीशन कि वो एग्रीकल्चर या फार्म लैंड नहीं होना चाहिए. Okay guys, so this ends here. Now our next topic is Supreme Court sets timeline for appointment of judges. So what is the news? Supreme Court of India has set a timeline for the center to clear names recommended by the collegium. So हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसका टाइमलाइन सेट कर दिया है सेंटर के लिए कि अगर आपको कॉलेजियम ने कोई नाम सजेस्ट किए हैं तो आपको उसको विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, रिकमेंड करना पड़ेगा. देन व्हाट वाज द केस? अब ये केस आया क्यों? एक इशू हुआ था, एक जुडिशियल वैकेंसी केम अप व्हेन सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग अ पिटीशन सीकिंग ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम ओडिशा हाई कोर्ट ड्यू टू लॉयर्स स्ट्राइक. अब लॉयर्स का वहां स्ट्राइक हो गया था क्योंकि वहां पे एक ट्रांसफर केस चल रहा था ओडिशा हाई कोर्ट में. तो उस टाइम पे एक जुडिशियल वैकेंसी आ गया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये केस लेना पड़ा. देन द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द हाई कोर्ट्स आर इन क्राइसिस. अब ये तो हम सब पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ का कोर्ट्स कितना ओवरबर्डन्ड है. उसका एक रीजन है कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी और बैकलॉग बहुत ज्यादा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया, बोला कि हमारे हाई कोर्ट्स क्राइसिस सिचुएशन में है, हमारे यहाँ 40% तो वैकेंसीज हैं और जो हमारे कई सारे हाई कोर्ट्स हैं वो 50% उनके सैंक्शनिंग स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं. मान लीजिए अगर 10 यहाँ पे आपके जजेस हो सकते हैं तो वो 5 ही होंगे. अब आपको सोच लीजिए कि बैकलॉग कम कैसे होगा. Then furthermore, Supreme Court Collegium has cleared several times the appointment to various high courts, but the law ministry is yet to clear the name. Importantly, MOP does not prescribe any time limit. अब होता क्या है गाइस, कॉलेजियम से हम रिकमेंड करते हैं नाम सेंटर को, सेंटर फिर उसका जो लॉ मिनिस्ट्री है वो उनको क्लियर करता है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लॉ मिनिस्ट्री के पास में कोई भी टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है कि उनको इसी टाइम के अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो इसके लिए यह डिले हो जाता है. तो अब टाइमलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है वो क्या है? तो पहले तो जो IB है हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट अपनी देनी पड़ेगी, इनपुट्स देने पड़ेंगे 4 से 6 हफ्तों में. देन ड्यूरेशन इसका कब स्टार्ट होगा? जब भी रिकमेंडेशन दे दिया जाएगा कोलेजियम से, कोलेजियम जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे देगा तभी से ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा कि IB को 4 से 6 हफ्तों के अंदर अपना रिपोर्ट देना है. देन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन इन द सुप्रीम कोर्ट विद इन 8 to 12 वीक्स. सो गाइस इसके बाद में 8 से 12 हफ्ते में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना ये देखना पड़ेगा
फिर जो कॉलेजियम से नाम दिए गए हैं उनका हमें क्या करना है, क्लियर करना है कि नहीं करना है. Then further, the Supreme Court Collegium clears the name of appointments. The central government on proceed to make the appointment immediately. अब जैसे ही हमारा ये क्लियर हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इनका अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा. However, if the government has any reservation in the suitability or in the public interest, it can send back the recommendation to the Supreme Court Collegium. हालांकि अगर सेंटर को ये लगता है कि ये नाम है, उसको हमको नहीं रिकमेंड करना है या कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से नहीं करना है, तो वो उसको सेंड बैक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को. बट इफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आफ्टर रिकंसिडरेशन still reiterates that recommendations unanimously, such appointment should be processed, appointment should be made within 3 to 4 weeks. सो गाइस ये यहाँ 4 to 6 हो गया, 8 to 12 हो गया. अब यहाँ पे सेंटर का रोल आ गया बीच में से. लेकिन अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ये देखा रिकमेंडेशन के बाद कि नहीं ये हमारा जो बंदा है वो एलिजिबल है, हमको इसी को लेकर आना है, तो उसका अपॉइंटमेंट 3 से 4 हफ्तों में गाइस हो जाएगा. सो ये पीरियड जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको अब डिफाइन कर दिया है कि इतने टाइम के अंदर हमको करना ही है इन एनी हाउ. सो गाइस दिस टॉपिक एंड्स हियर. द नेक्स्ट इज USCIRF recommends country of particular concern tag for India. So जो USCIRF है उसने इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिए टैग कर दिया है. गाइस अभी ये टैग दिया नहीं गया है, बस उन्होंने रिकमेंड किया है. So why is it in news? The US Commission on International Religious Freedom उन्होंने रिकमेंड किया है कि इंडिया को क्लासिफाई कर दीजिए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियंस का वर्स्ट वायलेशन हो रहा है स्पेशली इन 2020. सो अकॉर्डिंग टू यूएस हमारे यहाँ पे रिलीजन का बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है, इसलिए हमको इस लिस्ट में डाल देना चाहिए. अब उसका रीजन इन लोगों ने क्या दिया है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. जो सिटीजनशिप एक्ट हमारा आया है, ऑल्दो उनको पता नहीं होगा कि इसमें क्या है, बट स्टिल दे बिलीव दैट ये रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटरी है. देन सीइंग पॉपुलेशन कॉम्प्लिसिटी इन द दलित राइट्स. अब पुलिस की जो कॉम्प्लिसिटी होती है, आई एम सॉरी गाइस, दिल्ली राइट्स, तो वहाँ पे जितने भी राइट्स हुए थे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे, तो वहाँ जो पुलिस ने किया उसकी वजह से हमको इस लिस्ट में डाल देना चाहिए. देन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, disinformation and hateful rhetoric including from government officials target religious minorities. So उनके अकॉर्डिंग जब भी कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था तो जो कुछ डिसइंफॉर्मेशन हुआ था जिससे रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया था, उसकी वजह से हमको इस लिस्ट में आना चाहिए. देन एफर्ट्स टू प्रोहिबिट इंटरफेथ मैरिज. अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स जैसे कि एमपी में तो पहले से था ये रूल, बट अभी इसको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है. एंड यूपी आल्सो ब्रिंग इट्स न्यू रूल्स जिसमें आपका इंटरफेथ मैरिज जो है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है गाइस टू स्टॉप. अब उनका वर्जन ये है, हमारे स्टेट्स का वर्जन ये है कि हम जो इलीगल तरीके से शादियां करवाई जाती हैं जस्ट टू कन्वर्ट द फेथ, उन चीजों को रोकने के लिए हम ये लेकर आ रहे हैं. बट अकॉर्डिंग टू यूएस ये चीजों की वजह से हमको इस लिस्ट में आना चाहिए. देन सजेशंस जो दिया है यूएससीआईआरएफ ने, फर्स्टली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे ऊपर सैंक्शन डाल देना चाहिए, या तो हमारे इंडिविजुअल्स कुछ कुछ जो लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर सैंक्शन डाल देना चाहिए. सेकेंडली द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन should promote interfaith dialogue and the rights of all communities at forums such as Quad. So guys Quad जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तो उनका कहना यह है कि जो क्वाड आपने जो डायलॉग बनाया है उसमें भी इसका बात होना चाहिए. Thirdly, US Congress should raise issue in the US-India bilateral space by hosting hearings, writing letters and consisting congressional delegations. So guys, इस बात के ऊपर कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से जो हमारी फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम को कट किया जा रहा है, उसके लिए हमको यूएस से बात करना चाहिए. बायलेटरल स्पेसेस में हमको डायलॉग्स रखने चाहिए और उसके लिए हमको मीटिंग्स करनी चाहिए. And other new recommendations for the CPC list 2021 are, इसमें रशिया भी है, सीरिया भी है एंड वियतनाम भी है. और जो कंट्रीज ऑलरेडी इसमें थी गाइस पहले से, those are बर्मा, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. सो ये कंट्रीज जो है गाइस ये पहले से इसमें थी. एंड स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज जो है those are Comoros, Cuba, Nicaragua एंड रशिया. सो अबाउट कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, तो इसके बारे में तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं. ये काम करता है अंडर IRFA, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ऑफ 1998. एंड ओके गाइस, लेकिन व्हाई इज द कंट्री गिवन द CPC डेजिग्नेशन? अब दिया क्यों जाता है? द कंट्री दैट रिसीव दिस डेजिग्नेशन
या तो वो ऐसा कुछ कर रही है, जो स्टेट है, जो वहाँ का सिस्टम है, या वो डायरेक्टली ऐसा कुछ कर रहा है जिससे वहाँ के लोगों का रिलीजियस फ्रीडम कर्व हो रहा है, या फिर वो इसको टॉलरेट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई मेजोरिटी है, वो अगर किसी रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर कुछ ऐसा करते हैं और फिर भी सिस्टम उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लेता है, तब भी इस लिस्ट में उनको डाल देना चाहिए। एंड इन इसके एडिशन में इसका रिकमेंडेशन जो है कि उनको स्पेशलिस्ट इस्टेब्लिश करना चाहिए कि स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज। द लिस्ट इंक्लूड्स कंट्री विच डज नॉट फिट इन सीपीसी क्राइटेरिया। मान लीजिए कि इन सारे क्राइटेरियाज में जो भी मैंने अभी आपको बताया, उसमें अगर कोई कंट्री फिट नहीं होता है, फिर भी वहां पे हमको ऐसा लग रहा है कि वहां पे रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट किया जा रहा है, तो उसको स्पेशल वॉच लिस्ट में डाल देना चाहिए। अब ये जो रिकमेंडेशंस है गाइस, जो यूएससीआईआरएफ ने दिया है, वो नॉन बाइंडिंग है। इसीलिए दिस इज द रीजन कि अभी तक हमारे ऊपर हमको उस लिस्ट में नहीं डाला गया है। ओके गाइस, सो हियर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे पॉलिटी सेक्शन में, वो कंप्लीट होते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद सम फैक्टली काइंड ऑफ थिंग। सो पॉइंटली फॉर पॉलिटी। नाउ रिपोर्ट ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पीपल्स। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग हैं, उनके अगेंस्ट जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके लिए एक रिपोर्ट निकाला गया है बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ओके, द सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी एट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू दिल्ली। इसने स्टडी किया कि अंडर द एजेस ऑफ आईसीएसएसआर द स्टडी एनालाइज द प्रिवलेंस ऑफ हेट क्राइम्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इन 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। इन्होंने स्टडी किया स्पेशली इन 6 सिटीज में, दोज आर मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। Okay, then the next is online grievance management portal for SCs. So, National Commission for Scheduled Caste (NCSC) has launched an online grievance management portal for scheduled caste. The online grievance management portal will allow the submission of complaints about atrocities against the scheduled caste. The portal also allows users to track the progress of their complaints. The portal was developed in collaboration with the Bhaskaracharya Institute for Space Application and Geoinformatics. So BISEC N, a center for excellence under the Ministry of MeitY. So guys, this ends here, and in the next section we will continue with the April 2021 current affairs of the environment section. So if you feel that this session was worth watching, then please like, comment, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.